हे हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम प्रोटोजोआ का सेकंड पार्ट है, पार्ट टू। तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम करेंगे लोकोमोशन। ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने क्लासिफिकेशन और वो देख लिया था, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज लोकोमोशन है, थोड़ा लंबा हो जाएगा टॉपिक, लेकिन सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी अच्छे से, जितना भी है ना। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इससे पहले कि जितने भी लेक्चर्स हैं उनके सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो सीक्वेंस से देखते हुए आइए। और अब शुरू करते हैं हम अपना लोकोमोशन। लेट्स स्टार्ट। तो हेडिंग डालो सारे जने, लोकोमोशन। ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे लोकोमोशन में, मैं आपको दो तीन पॉइंट ओपनिंग स्टेटमेंट दूंगा, देन उसके बाद मैं बताऊंगा किस किस ऑर्गेनल से लोकोमोशन करते हैं, जैसे सीलिया, फ्लैजिला, सीडोपोडिया, है ना वो सब। और फिर उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, कैसे वो, मतलब मैकेनिज्म क्या है, मेथड क्या है उनका, मतलब किस तरीके से वो काम करते हैं। ठीक है। और फिर टॉपिक कंक्लूड हो जाएगा हमारा। ओके, तो इस तरह से हम करेंगे। तो सबसे पहले जो अगर मैं बात करूँ लोकोमोशन की, तो लोकोमोशन मतलब क्या होता है। देखो, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। ठीक है। तो जितना भी लोकोमोशन होता है वो एक तरह का मूवमेंट है, लेकिन जितना भी मूवमेंट होता है वो लोकोमोशन नहीं होता। तो लोकोमोशन का मतलब होता है कि जो पोजीशन है ऑर्गेनिज्म की वो चेंज हो रही है, लोकोमोट कर रहा है वो। ठीक है। तो मूवमेंट तो वो बैठे बैठे भी कर सकता है ना, हाथ पैर तो हिला सकता है, तो दिस इज मूवमेंट। ठीक है। बट लोकोमोशन के लिए जो ऑर्गेनिज्म का जो प्लेस है वो चेंज होता है। ओके। सो लोकोमोशन करने के लिए ऑर्गेनिज्म को लोकोमोटरी ऑर्गन की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे पास पैर है, कुछ लोग हाथ पे भी चल लेते हैं, तो हमारे पास जैसे पैर हैं, तो ऐसे ही इनके पास भी कुछ ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है। उनको हम बोलते हैं लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स। जैसे कुछ ऑर्गन के पास सीडोपोडिया होते हैं, मतलब पैर वैर नहीं है, बट वो नकली के पैर बना लेते हैं, ऐसे ऐसे करके पैर बना लेंगे, और फिर जिस डायरेक्शन में फूड मिलेगा उसी डायरेक्शन में नकली पैर बनाएंगे और फिर फूड को इनगल्फ कर लेंगे। तो इसका एग्जांपल हो गया सीडोपोडिया, है ना, जैसे अमीबा वगैरह में होता है। फिर उसके बाद कुछ के पास क्या होता है, फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिला, है ना, ये ऐसे 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 मूव करते हैं। मूवमेंट के मैं बताऊंगा अलग अलग तरीके से मूव करता है। तो इनको लंबे लंबे फ्लैजिला निकले होते हैं, एक होते हैं या दो होते हैं, वो भी हम टाइप्स में देख लेंगे। फिर कुछ ऑर्गन के क्या होता है, पूरी बॉडी पे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं। ठीक है। इनको हम सिलिया बोलते हैं। ठीक है। तो ये हम आगे सिलिया भी पढ़ेंगे। और फिर कुछ में क्या होता है कि जो पेलिकल होती है ना, जो कवरिंग होती है बॉडी कवरिंग, इसी के अंदर ना एक कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म। तो उस कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर की हेल्प से फिर वो मूव करते हैं। ये बहुत रेयर होता है, बट ये भी एक टाइप है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दो तीन लाइन। तो सबसे पहले लिखो, प्रोटोजोआ पोजेस हाईली वेरिएबल लोकोमोटरी ऑर्गन्स। लिखो, प्रोटोजोआ protozoans possesses highly variable locomotory organs। ठीक है। तो और जो पहले की क्लासिफिकेशन करी गई थी ना, वो इसी लोकोमोशन के बेस पे करी गई थी। और जो मैंने आपको ये हॉनिगबर्ग की बताई है ना, वो पूरी तरह से तो नहीं है लोकोमोशन लोकोमोटरी ऑर्गन पे बेस, बट सम हाउ वो है, क्योंकि मैंने शुरू में जो चारों बताया मैंने उनका मोड ऑफ मूवमेंट, मोड ऑफ लोकोमोशन ही उसका बताया था आपको। ठीक है। बट वो टैक्सोनॉमी वगैरह बहुत सारी चीज़ों के बेस पे उसको हमने किया। ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लो कि देर आर फोर टाइप्स ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स। देर आर फोर टाइप्स ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स। ठीक है। चार तरह के लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स हैं। क्या क्या, सीडोपोडिया, सीडोपोडिया, देन आपका फ्लैजिला। ठीक है। देन आपका सिलिया, सिंगुलर सिलियम, सिंगुलर फ्लैजिलम, है ना। और फिर आपका पेलिकुलर, पेलिकुलर कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर। ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो तीन पॉइंट इसमें देख लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमने बता दिया कि भाई हाँ क्या क्या ऑर्गेनल्स हैं जिनकी हेल्प से वो लोकोमोट करता है। तो सर आप एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले सीडोपोडिया पढ़ेंगे, फिर उसके टाइप्स पढ़ेंगे कि क्या क्या टाइप्स के सीडोपोडिया। ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो सीडोपोडिया। सीडोपोडिया, देखो नाम में ही है, सीडो मतलब नकली, पोडिया मतलब पैर, तो नकली पैर, तो इनको हम बोलते हैं फॉल्स फीट। ठीक है नहीं, बट बना लिया। तो ये परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी होता है। जिस डायरेक्शन में उसको मूव करना है, जिस डायरेक्शन में उसको फूड वूड दिख रहा है, तो उस डायरेक्शन में वो बना लेगा। सो दीज आर फॉल्स फूड विच आर टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स formed by the स्ट्रीमिंग फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है ना इसके अंदर, उसी को एक डायरेक्शन में वो फ्लो कराता है। विच आर टेम्परेरी, विच आर टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स फॉर्म बाय द
फ्लो ऑफ ये साइटोप्लाज्म। हाँ, इसके ऊपर थियरी है, मैं फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म कैसे होता है इसके ऊपर हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जो स्यूडोपोडिया होता है वो भी 4 टाइप्स के होते हैं। सो दीज आर 4 टाइप्स, ठीक है। तो 4 टाइप्स के होते हैं। तो 4 टाइप्स में क्या क्या, एक तो आपका हो गया लोबोपोडिया, ठीक है। एक हो गया आपका फाइलोपोडिया, एक हो गया आपका रेटिकुलोपोडिया, एक हो गया आपका एक्सोपोडिया, ठीक है। तो ये 4 हो गए आपके। अब ये जो 4 टाइप के हैं, अब इनको एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले लोबोपोडिया के बारे में देख लेते हैं। तो लोबोपोडिया, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। तो लोबोपोडिया, तो लोबोपोडिया क्या, देखो नाम में है लोब, तो लोब जैसी बनेगी। जैसे ये है ना अमीबा जो होता है वो क्या होता है, देखो ऐसे इसमें होता है, ठीक है। ये अमीबा का स्ट्रक्चर है ना। तो अमीबा जो होता है आपका वो ऐसा होता है। तो अगर अमीबा ऐसा होता है तो क्या बोलते हैं, अच्छा जो जो प्रोटोजोन्स होते हैं ना, इनमें आपका इनमें एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताई थी ना, वहाँ पे मैं भूल गया था। तो वहाँ पे आप लिख सकते हो कि प्रोटोजोन्स हैव 1 और मोर न्यूक्लियाई विदाउट टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये एक पॉइंट वहाँ पे आप ऐड कर लेना। अब इसका न्यूक्लियस बनाया तो मुझे याद आया, ठीक है। तो ये देखो इसमें एक ही न्यूक्लियस है। तो होगा क्या, जैसे मान लो इस डायरेक्शन में, तो ये क्या है, ये एक ब्लंट एंड दिख रहा है आपको, मतलब कोई एक ऐसा पॉइंटेड तो नहीं है ना, एक ब्लंट एंड है। तो इसको हम लोब बोलते हैं। लोब इंग्लिश वर्ड है लोब, तो ऐसे इसमें लोब्स बन जाती है ना। ये एक लोब बन गई, ये एक लोब बन गई, तो लोब बन गई। तो लोब में आपका एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो बस यही एक लाइन लिख लो यहाँ पे कि लोब लाइक स्ट्रक्चर, लोब लाइक स्ट्रक्चर विच इज ब्लंट, ऐसे लिख लो, लोब लाइक ब्लंट, लोब लाइक ब्लंट स्यूडोपोडिया, ठीक है। और किस किस के बने होते हैं, कंपोज्ड ऑफ बोथ एक्टो एंड एंडोप्लाज्म, ठीक है। और एग्जांपल में क्या जाएगा आपका, अमीबा ही जाएगा। तो ये हो गया आपका 4 में से ए हो गया पहला, मतलब लोबोपोडिया। अब फाइलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया और एक्सोपोडिया बताता हूँ, ठीक है। अगले पेज पे आते हैं, ठीक है। तो दूसरा हो गया आपका फाइलोपोडिया। तो जैसे अमीबा में तो जो ब्लंट एंड बन रहे थे उसमें एक्टो और एंडोप्लाज्म दोनों रोल प्ले कर रहे थे, बट ये जो फाइलोपोडिया आता है ना, इसमें क्या होता है, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये यूग्लिफा है, ठीक है। तो इस यूग्लिफा में क्या होता है, जिसका जो एक्टोप्लाज्म होता है ना, इसमें एक्सटेंशन होने लगती है, जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल आते हैं इसमें से ऐसे, ठीक है। लेकिन ये जो थर्ड लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसमें एंडोप्लाज्म का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ एक्टोप्लाज्म का एक्सटेंशन है, समझ गए। तो इसमें डिफरेंस क्या है फाइलोपोडिया और इसमें, कि वो ब्लंट एंड होता है और ये थ्रेड लाइक या फिलामेंटस होता है, और उसमें एक्टो और एंडो दोनों है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक्टो है आपका। तो यहाँ पे यही लिख लो आप, फिलामेंटस और थ्रेड लाइक स्यूडोपोडिया, थ्रेड लाइक स्यूडोपोडिया, ठीक है। और कंपोज ऑफ ओनली एक्टोप्लाज्म, ओके। और ये एग्जाम्पल जो चित्र हमने बनाया ये किसका है, ये आपका यूग्लिफा का, EUGLYPHA, ठीक है। तीसरा हो गया आपका रेटिकुलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया। रेटिकुलोपोडिया क्या होता है, रेटिकुलोपोडिया में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है ना वो 2 एक्सटेंशन होता है, ठीक है। इसमें भी आपके जो फिलामेंटस ही होते हैं, लेकिन वो स्यूडोपोडिया जो होता है ना फिलामेंटस होता है, लेकिन वो क्या होगा, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होगा, ब्रांच फॉर्म में होगा। जैसे देखो ये ऑर्गेनिज्म में बनाता हूँ आपको, ग्लोबिक जिनेरिया करके, ये आपका ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा, तो इसमें ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए होंगे, ठीक है। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, इसमें साइटोप्लाज्म दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसमें तो एक ही डायरेक्शन में करता है, इसमें दोनों में कर सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लो ब्रांच्ड एंड इंटरकनेक्टेड, ब्रांच भी होता है इंटरकनेक्टेड होता है, फिलामेंटस स्यूडोपोडिया, ओके। एंड दे डिस्प्ले 2-way फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म,
तो इसमें एग्जांपल जो मैंने आपको डायग्राम बनाई है, ये क्या है आपका ग्लोबिजिरीना, जीरीना, GLOBIGERINA, हो गया रेटिकुलोपोडिया। देन आपका फोर्थ है एक्सोपोडिया। एक्सोपोडिया में क्या होता है कि जो सीडोपोडिया होता है ना, वो पूरी बॉडी में रेडिएट करते हैं। जैसे मैं आपके एक्टिनोफिल्स बनाता हूँ, डायग्राम देखो, ये कुछ ऐसा होता है ना। इसमें ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है बॉडी से, और इसमें ना पूरी मतलब अंदर से भी सपोर्ट रहता है। तो ये जो थ्रेड होता है ना, सिर्फ थ्रेड नहीं है, अंदर से भी सपोर्ट रहता है इसमें। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। यहाँ से ये सेंट्रल रॉड निकली हुई होती है जो कनेक्ट करती है हर जगह सारे एक्सटेंशंस में, ऐसे। ठीक है, और इसमें छोटे छोटे ये भी। ठीक है, सो इसको जो हम बोलते हैं, जो ये आपकी जो कनेक्ट कर रही है, इसको बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एक्सिस। और ये जो बाहर एक्सटेंशन हो गया, उसको बोलते हैं एक्सोपोडिया। ओके, तो एक्सोपोडिया क्या होगा? ये आपके स्ट्रेट रेडिएटिंग सरफेस स्ट्रक्चर है जो आपकी इंटरनली सपोर्टेड है। किससे? एक्सियल थ्रेड से, जिसको हम सेंट्रल थ्रेड भी बोलते हैं, सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्सियल थ्रेड हो गए जो आपके सेंट्रल एक्सिस से बने हुए हैं, और इसमें भी दोनों डायरेक्शन में फ्लो होता है साइटोप्लाज्म। ऐसे भी जाएगा साइटोप्लाज्म, ऐसे भी जाएगा। तो यही लिख लो आप कि स्ट्रेट pseudopodia radiating from surface of the body and internally supported by an axial thread। ये जो आप axial thread देख रहे हो ना, ठीक है, और इसमें भी साइटोप्लाज्म दोनों तरह साइड फ्लो करेगा। सो डिस्प्लेस टू वे फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये जो डायग्राम है ये आपकी किसकी है? एक्टिनोफिल्स की है। ओके, तो ये हमने 4 टाइप के ये पढ़ लिया आपके, क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया। अब मैं आपको फ्लैजिला बताता हूँ। तो फ्लैजिला पढ़ दें, फिर फ्लैजिला के टाइप्स देखेंगे। ओके, तो फ्लैजिला, तो सेकंड इज फ्लैजिला। ठीक है, तो ये दीज आर थ्रेड लाइक, highly vibratile and centriole based locomotor organelles। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, यूग्लिना को देगा, ट्रिपेनोसोमा, तो उन सब में होता है। ठीक है, और जो फ्लैजिला होता है, अगर आप फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखोगे तो देखो ऐसे मैं आपको बनाता हूँ, ऐसे इसमें से ना ऐसे रॉड से निकली हुई होती हैं। ठीक है, तो ये रॉड्स अगर आप ऊपर ऐसे इसको काट के देखोगे ना, तो ऐसे इसमें यहाँ पे आपका ऐसे डबलेट मिलती है। ठीक है, तो ये जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं, ये नीचे से जो आ रहे हैं, उनका वो दिखाते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इसको एक्सोनीम बोलते हैं। इस एक्सोनीम में पता है क्या क्या होता है? इस एक्सोनीम में एक तो ये होते हैं 9 माइक्रोट्यूब्यूल के डबलेट होते हैं, ऐसे 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 बनाना है इसमें, तो 9 तो डबलेट होते हैं, और 2 सेंटर में आपके सिंगलेट होते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 सेंटर में सिंगलेट होते हैं, और ये जो 2 इसमें होते हैं, तो ये जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसे ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल है ना, ये आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ डायनिन आर्म। ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल, और ये आपके सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब जब जहाँ से निकल रहे होते हैं ना, जहाँ से निकल रहे होते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म में निकल रहे होता है, तो वहाँ पर आपका एक जो बेसल बॉडी पैटर्न होता है ना,
जो तो वो बेसल बॉडी पैटर्न में आपका जो डबलेट की जगह ट्रिपलेट होते हैं, तो वहाँ पर कैसे होते हैं, ये ऐसे होगा, और इसमें जो होंगे ये ऐसे ट्रिपलेट होंगे। तो इस वाले को जो अरेंजमेंट होता है इसको हम बोलते हैं 9x2, क्योंकि 9 तो ये हो गए आपके डबलेट और प्लस 2, सो दिस इज 9x2 + 2 पैटर्न। और ये होता है 9x3 + 0 पैटर्न, क्योंकि इसमें 3 का ट्रिपलेट होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे 9 होंगे लेकिन सेंटर में कुछ नहीं होगा। ये बेसल बॉडी पैटर्न और बेसल के ऊपर जब ये निकलता है तो उसमें सेंट्रियोल भी आ जाते हैं, और इसको पूरे को हम एक्सोनिम बोलते हैं, ठीक है। देखो मैं इसको इसमें समझाता हूँ आपको। देखो मैं इसकी बात कर रहा था, ये दिख रहा है आपको फ्लैजिला, ये देखो ये वाला। तो अगर इसको मैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं मैं आपको, तो ये देखो ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है यहाँ से एक्सटेंशन हो रहा है इसका, है ना, ऐसे एक्सटेंड हो रहा है। तो ये जो बेसल बॉडी है ना आपकी, इसकी मैं बोल रहा था कि यहाँ पर जो ये होता है ना ट्रिपलेट 9x3 + 0, इस वाले की मैं बोल रहा था। ये देखो आप, है ना। तो यहाँ पर ये ट्रिपलेट फॉर्म में अरेंज है, ऐसे सेंटर में कुछ भी नहीं है। तो ये बेसल बॉडी का अरेंजमेंट है। फिर जैसे आप ऊपर देखोगे तो ऊपर जाते जाते इसमें अरेंजमेंट आपका 9x2 + 2 हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो आउटर मोस्ट है, ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, इसको बड़ा करके यहाँ पे दिखाया हुआ है ना। तो इसमें क्या है, ये देखो डायनिन प्रोटीन है। डायनिन प्रोटीन क्या करती है, दो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, तो 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स को जोड़ के रखती है। तो जब इसकी बेंडिंग होती है तो एक साइड से टाइट ग्रिप रहती है, एक साइड से लूज ग्रिप रहती है। ये मैं आगे भी बताऊंगा, जो मूवमेंट बताऊंगा। तो क्या करती है, ये टाइट करके इसको लूज छोड़ देती है, तो ये मूवमेंट करके आगे खिसक जाता है। तो फिर इसमें क्रॉस ब्रिजेस बन जाते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये फिर इस वजह से फ्लैजिला जो होता है वो बेंड हो जाता है ना। ये मैं बताऊंगा मूवमेंट में। फिलहाल आप यहाँ पे देखो तो ये सेंटर में आपको देख रहे हो सेंट्रल ब्रिज, ये सेंट्रल ब्रिज है जो आपका 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल को कनेक्ट करा हुआ है ना। तो 9x2 तो आपका ये हो गया, 9x2 + 2। तो 9x2 क्या हो गया आपका, ये जो डबलेट है ना आपकी, ये ना होगा 1 2 3 4, आप देखो ऐसे गिनो 9 है ना, और बीच में 2 है, ठीक है। और ये आप देखो इसमें ये दिख रहा है ऑरेंज कलर की, ये डायनिन प्रोटीन, ये जो इसको कनेक्ट कर रही है, ठीक है। और फिर इसमें स्पॉक्स निकले हुए हैं जो आपके सेंटर से कनेक्ट होते हैं। और ये जो डबलेट है इनको हम सब फाइबर ए और बी बोलते हैं। तो सब फाइबर ए छोटा वाला, सब फाइबर बी बड़ा वाला। और जो इनका जो वो होता है ना रेडियस, ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर दिखता है। तो आपको ये भी बना सकते हो, जो मैंने कॉपी पे बनाया वो भी बना सकते हो। तो बस अब इनको थोड़ा सा लिखते हैं जो हमने समझा है, ठीक है। ठीक है, तो समझ गए ना आप। तो अब इसको लिख लेते हैं जो हमने समझा। तो देखो अटिपिकल, तो समझ गए अब आप, इसको लिख लेते हैं अब। अटिपिकल फ्लैजिलम, जैसा फ्लैजिलम का अरेंजमेंट होता है वैसे ही स्ट्रक्चरली सिलिया भी सेम ही होता है ना। तो सिलिया में भी सेम ऐसे ही होगा। सो अटिपिकल फ्लैजिलम consists of an elongated stiff axial filament, axial filament, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एक्सोनीम। ये इसको एक्सोनीम बोल दिया, ठीक है। और इसके अराउंड एक आउटर शीथ भी होती है, और फिर उस शीथ के बाहर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो आप ये भी लिख लो, ये जो एक्सोनीम होता है एनक्लोज्ड बाय एन आउटर शीथ, ओके। अब एक्सोनीम में क्या होता है, सो एक्सोनीम कंसिस्ट ऑफ 9 आउटर डबलेट, 9 आउटर डबलेट, ये 9 आउटर डबल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, दैट एनसर्कल्स, इन्होंने एनसर्कल किया हुआ है 2 सेंट्रली प्लेस सिंगल ट्यूब्यूल्स को, दैट एनसर्कल्स 2 सेंट्रल सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, फॉर्मिंग अ पैटर्न ऑफ 9x2 + 2, ठीक है। तो ये पैटर्न है 9x2 मतलब 9 तो डबलेट हो गए, +2 सेंटर में जो सिंगलेट है वो सिंगल हो गए, ओके। तो ये फ्लैजिला हो गया। अब टाइप्स में मैं आपको बताऊं तो फ्लैजिला की पोजीशन के बेस पे 2-3 तरह के फ्लैजिला के टाइप बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो
अब मैं टाइप्स ऑफ फ्लैजिला आपको बताता हूँ। तो टाइप्स ऑफ फ्लैजिला किस बेस पे मैं बताऊँगा कि जो फ्लैजिला है ना उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर की कवरिंग होती है, तो वो लेटरली एक साइड होगी कि दोनों साइड होगी कि एक साइड भी कुछ भी नहीं होगा। मतलब जैसे फ्लैजिला है तो ये कभी कभी बिना उसके होगा, बिना हेयर कवरिंग के होगा। कभी कभी क्या होगा, एक ही साइड में कवरिंग होगी, और कभी कभी क्या होगा, दोनों साइड में कवरिंग होगी। तो इस बेस पे 3 तरह के होते हैं। तो लिख लो टाइप्स ऑफ फ्लैजिला। टाइप्स ऑफ फ्लैजिला किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ मेस्टिगोनीम्स। मेस्टिगोनीम्स मतलब लेटरल हेयर कवरिंग ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, तो ये 3 तरह के होते हैं। एक बोलते हैं एनिमेटिक। एनिमेटिक मतलब ये जो एब्सेंट है नीम्स। ओके, तो एनिमेटिक, तो इसमें लिख लो फ्लैजिला, फ्लैजिला विदाउट मेस्टिगोनीम्स। ओके, जैसे ये आपको देखने को मिलते हैं ऐसे होते हैं। जैसे मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, तो ये इसमें फ्लैजिला निकले हुए हैं, तो बस ये ऐसी हैं, इनमें कोई कवरिंग नहीं है हेयर की। तो इसका एग्जांपल होता है आपका नॉक्टिल्यूका। दूसरा हो गया आपका, एक एनिमेटिक हो गया, एक होता है स्टोकोनिमेटिक। स्टिकोनिमेटिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक ही साइड हेयर होते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म हो गया, इसके फ्लैजिला निकले हुए, तो एक ही साइड होगा, इसी साइड, इस साइड नहीं है। तो इसमें आप लिख लो सिंगल रो ऑफ मेस्टिगोनीम्स ऑन वन साइड। तो ये देखने को मिलता है यूग्लिना में। यूग्लिना में इस टाइप का फ्लैजिला मिलेगा। और तीसरा फ्लैजिला आपका होता है जिसको बोलते हैं पेंटोनिमेटिक। पेंटोनिमेटिक 2 या 2 से ज़्यादा लेयर प्रेजेंट हो सकते हैं फ्लैजिला की। जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, तो ये ऐसे फ्लैजिला इसमें निकला हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लो 2 और मोर लेयर्स प्रेजेंट ऑन फ्लैजिला। ठीक है, तो ये इस टाइप के हमारे टाइप्स ऑफ फ्लैजिला हो गए। अब सिलिया भी सेम है, बस सिलिया और फ्लैजिला में डिफरेंस क्या है? सिलिया बड़ा सा होता है, फ्लैजिला छोटा होता है। तो इसकी लेंथ जो होती है फ्लैजिला में, जहाँ पे हमने लिखा था ना लार्ज, तो वो लगभग 150 माइक्रोन की लेंथ होती है। लेकिन वही अगर सिलिया की बात करो तो सिलिया 5 से 10 माइक्रोन होता है, बहुत छोटा होता है ना। और बाकी ये भी मतलब इसी की तरह इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम है जैसे हम पीछे पढ़ के आए ना। और बस ये 2-3 पॉइंट उसमें भी लिख लो फ्लैजिला में, सिलिया में, तो यही लिख देता हूँ मैं सिलिया। ठीक है, दीज आर शॉर्ट मतलब कितने, 5 से 10 माइक्रोन, तो वैसे ही वहाँ पे 150 माइक्रोन लिख लेना। और हाईली वाइब्रेटाइल, वहाँ पे लिखा था हाईली वाइब्रेटाइल स्मॉल एक्टोप्लाज्मिक। प्रोसेसेस, तो ये एक्टोप्लाज्म की प्रोजेक्शन होती है, हैविंग ओर लाइक मोशन। ठीक है, ओर लाइक मतलब जो वो पूरा ओर की तरह चलता है। दे रिजेंबल किससे? फ्लैजिला से। रिजेंबल्स फ्लैजिला इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में बीट करते हैं, मतलब जब करेंगे तो कोऑर्डिनेशन शो करेंगे। लेकिन जो फ्लैजिला होता है वो आपका इंडिपेंडेंटली बीट करता है। तो यहाँ पे फ्लैजिला में एक पॉइंट और ऐड कर लेना, बीट्स इंडिपेंडेंटली। और यहाँ पे लिख लो बीट्स इन कोऑर्डिनेटेड मैनर। ठीक है, और जो उसमें जो पैटर्न था आपका, पैटर्न जो था दिख रहा, पैटर्न जैसे वहाँ पर 9x2+2 था ना, तो यहाँ पर भी 9x+2 है ना। और बस यही है। और बेसल बॉडी पैटर्न इसका जो वहाँ पे 9x3+0 था, यहाँ पर भी सेम है। ओके, तो ये आपका हो गया सिलिया। देन उसके बाद मैं आपको पेलिकुलर कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स और बता देता हूँ। देन आपका पेलिकुलर
कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो होता क्या है कि कुछ प्रोटोजोन जो होता है ना, उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर जो पेलिकल होती है, पेलिकल सरफेस, इसी में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाते हैं और इसी को फिर हम बोलते हैं मायोनीम्स। मायोनीम्स, NEMES, मायोनीम्स। देखो जैसे मान लो ये यूग्लिना है, यूग्लिना आपको देखने में ऐसे लगेगा, तो जब यूग्लिना का माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो इसमें ना कुछ रिजिज और ग्रूव्स बन जाते हैं इस पेलिकल का, जो पेलिकल कवरिंग है ना इसकी, तो देखो वो कुछ ऐसा हो जाती है जब आप माइक्रोस्कोपिकली देखोगे ना उसको, तो ऐसे होती है, मतलब ऐसे ना दिख के वो ऐसे दिखती है, तो इसमें रिजिज और ग्रूव्स बन जाते हैं। तो ये जो पेलिकल होती है रिजिज और ग्रूव्स की हेल्प से मोशन प्रोवाइड करती है। फिर वैसे ही कुछ ऑर्गन में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इसके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं पेलिकल के पास साथ, उसमें भी आपका कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्शन शो होने लगता है, तो वो जैसे ट्रिपेनोसोमा शो करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये जो जब मूव करते हैं तो ये एक ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करते हैं, क्योंकि जब ऐसा होगा ना तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करता है, जैसे आपने देखा होगा ग्लाइडिंग मूवमेंट, या उसको रिगलिंग मूवमेंट भी बोलते हैं। पेरिस्टेल्सिस देखिए ना, बस उसी के जैसा होता है। तो पेरिस्टेल्सिस या ग्लाइडिंग मूवमेंट या रिगलिंग मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और इन सब का जो कॉमन नेम है उसको ग्रीगेरियन मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो बस यही 2-3 पॉइंट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ये लिख लो। इन मैनी प्रोटोजोन्स आर फाउंड दैट कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर इज पेलिकल। ठीक है, तो लिख लो इन मैनी प्रोटोजोन्स आर फाउंड कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर इन पेलिकल। ठीक है, पेलिकल या एक्टोप्लाज्म में भी होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड मायोनीम्स। ओके, एंड दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, these are present in the form of, जैसे किस किस फॉर्म में होता है, जैसे रिजिज और ग्रूव्स। रिजिज और ग्रूव्स देखने को मिलेगा तो किसमें मिलेगा, एग्जाम्पल यूग्लिना। ठीक है, उसी तरह माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्म में भी होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, माइक्रोट्यूब्यूल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो आपका ट्रिपेनोसोमा में मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से then these organism, these type of organism, या ऐसे लिख लो, such organism shows gliding, 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 और wriggling, या ये भी ना समझ में आए तो पेरिस्टाल्टिक, PE, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, और which is also known as ग्रीगेराइन मूवमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, आपके आंसर में होना चाहिए, ग्रीगेराइन मूवमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम पेलिकुलर कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर को बता सकते हैं। समझ गए ना, तो बस कुछ नहीं है, जो पेलिकल है उसी में कुछ रिजिड ग्रुप बन गए, या जिसके साथ माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लग गया, तो पेरिस्टाल्सिस शो करते हुए वो मूवमेंट करा देता है। ओके, सो दिस इज़ द टाइप्स ऑफ मूवमेंट, जो किस किस तरह का जो स्ट्रक्चर हेल्प कर रहे हैं उसमें। अब मैं इसमें आपको क्या बताऊंगा, कैसे मेथड क्या होता है उसके मूवमेंट का, जैसे सीडोपोडिया हो रहा है तो उसमें किस तरह से मैकेनिज्म क्या है उसका काम करने का। ठीक है, तो आगे बढ़ो। तो मेथड्स ऑफ लोकोमोशन, तो इसमें हम 3 तरह का मेथड पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे कि अमीबॉइड मूवमेंट कैसे होता है, एक हम पढ़ेंगे कि जो फ्लैजिलर मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, और तीसरा हम पढ़ेंगे सिलियरी मूवमेंट जो होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो ये 3 तरह के जो मूवमेंट है वो कैसे कैसे हो रहा है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है, तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अमीबा है, तो इसका अगर मैं एक सीडोपोडिया उठा के देखूँ तो मैं इसको अगर बड़े डायग्राम पे बताऊँ तो मैं इसको भी बनाता हूँ। असल में अमीबॉइड मूवमेंट हो कैसे रहा है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक थियरी जिसका नाम है सोल जेल थियरी। सोल जेल थियरी जो दी थी, इट वॉज गिवन बाय मास्ट एंड पेंटिन।
1925 में थ्योरी दी थी इन लोगों ने। ये लोग क्या कहते हैं इस थ्योरी के हिसाब से कि एक सोल है और एक जेल है, ठीक है। तो मैं दो वर्ड यहाँ पे यूज़ करूँगा, एक का नाम है प्लाज्मा सोल और एक का नाम है प्लाज्मा जेल। तो प्लाज्मा सोल जो है, जैसे आपने जब मैंने आपको बताया था एमीबॉइड मूवमेंट, मतलब जब हम सीडोपोडिया पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था इसमें एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जो प्लाज्मासोल होता है वो वाला पार्ट होता है, जो वो वाला लिक्विड होता है जो आपका एंडोप्लाज्म के अंदर होता है। सो दिस इज एंडोप्लाज्मिक। और जो प्लाज्मा जेल होता है ये आपका एक्टोप्लाज्म में होता है, तो दिस इज एक्टोप्लाज्मिक, ठीक है। तो ये दो वर्ड क्लियर हो गए। तो सोल जेल थियरी ये कहती है, देखो सोल यहाँ से है और जेल यहाँ से है, तो ये थियरी कहती है कि सोल जो होता है वो जेल में कन्वर्ट होता है और जेल जो होता है वो सोल में कन्वर्ट होता है। तो बस ये इंटर कन्वर्ट होके और यही मूवमेंट प्रोवाइड करा देते हैं ऑर्गेनिज्म को। बस ये थियरी सिंपल सी लैंग्वेज में ऐसे कहती है। अब देखो कहती क्या है, जब मैंने इसको काटा, अब मैं काट के इसको दिखाता हूँ कि कैसे इसमें मूवमेंट हो रहा है। तो मान लो मैंने आपका ये सीडोपोडिया ले लिया, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊंगा ना तभी तो दिखेगा, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया, ठीक है। मैंने इसको, ये आपका सीडोपोडिया जो मैंने काटा था वो हो गया। सो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, इसको बोलते हैं प्लाज्मा लेमिला, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा, ठीक है। इसके अंदर आपका मैं आपका एक लेयर बना देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर जितना भी लिक्विड होगा दिस इज आपकी एंडोप्लाज्म। तो ये आपकी एक्टोप्लाज्म हो गई और ये आपकी एंडोप्लाज्म हो गई। तो एक्टोप्लाज्म में जो भी, जैसे मान लो ये है, कलर चेंज करता हूँ, देखो ये मैं आपको देखा, ये जितना भी आपका, ये सब क्या है आपका, दिस इज एक्टोप्लाज्म, ठीक है, एक्टोप्लाज्म। और जितना भी अंदर है वो आपका वो क्या है, वो एंडोप्लाज्म है। सो दिस इज, इसमें जो यहाँ पे जो है दिस इज एंडोप्लाज्म, ठीक है। ये एंडोप्लाज्म हो गया। तो अब हो क्या रहा है, जैसे अब इसको मूव करने के लिए तो एक सबस्ट्रेटम भी तो चाहिए। तो मान लो ये किसी सरफेस पे मूव कर रहा है, तो ये आपका हो गया सबस्ट्रेटम, दिख रहा है ना। एक सेकंड थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो ये मैंने आपको बना दिया, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये थियरी क्या कहती है, ये थियरी कहती है कि इसके अंदर ना एक कॉन्ट्रैक्टाइल ट्यूब जनरेट होती है, ठीक है। तो मैं एक कॉन्ट्रैक्टाइल ट्यूब बना देता हूँ ऐसी इमेजिनरी, जो आपकी जो आपकी एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों से मिलके बनी है, ठीक है। तो ये मैंने आपके बना दी, दिस इज कॉन्ट्रैक्टिंग ट्यूब, और ये प्लाज्मा जेल की बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें प्लाज्मा जेल है अंदर और ये तो है ही प्लाज्मा, मतलब एंडोप्लाज्म तो है ही अंदर। अब देखो अब हो क्या रहा है, ये थियरी क्या कहती है, मैं आपको बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ। ये थियरी कहती है कि जब सीडोपोडिया बनता है, तो जब सीडोपोडिया बनता है, मान लो उसको इस डायरेक्शन में मूव करना है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ठीक है। तो इसने बोला कि जब इस तरह का नया सीडोपोडियम बनेगा, दिस इज न्यू सीडोपोडियम, सीडोपोडियम, तो इस तरह का जब भी एक नया सीडोपोडिया बनेगा तो उसमें होगा क्या, उसमें होगा ये कि इसमें एक एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगा। इस एंडोप्लाज्मिक जो ट्यूब बनी है आपकी, इसमें एक एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये कॉन्ट्रैक्शन जो होगा ना ये पोस्टीरियर एंड पे होगा। तो ये बोलती है कि जितना भी जो आपका एक्टोप्लाज्म में क्या भरा हुआ है, प्लाज्मा जेल भरा हुआ है, तो जो एक्टोप्लाज्म में प्लाज्मा जेल भरा हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट होकर आपका प्लाज्मा सोल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोबारा बोल रहा हूँ, जब इसमें मूवमेंट होगा तो जो भी आपका इसमें एक्टोप्लाज्म यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे एक्टोप्लाज्म है, इस एक्टोप्लाज्म के अंदर क्या है, प्लाज्मा जेल है ना, ये प्लाज्मा जेल है। तो ये थियरी कहती है कि जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये प्लाज्मा जेल जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लाज्मा सोल में। तो जब ये प्लाज्मा सोल में कन्वर्ट होगा तो प्लाज्मा सोल किसके अंदर पाया जा रहा है, एंडोप्लाज्म के अंदर पाया जा रहा है। तो ये एंटर कर जाएगा इसके अंदर, है ना भाई, ये आपका एंटर कर जाएगा इसके अंदर। तो ऐसे, तो एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द सीडोपोडियम प्लाज्मा जेल चेंजिंग इनटू प्लाज्मा सोल। सो प्लाज्मा जेल चेंजिंग इनटू
प्लाज्मा सोल। ठीक है, तो जब एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जितना भी प्लाज्मा जेल पड़ा हुआ है एक्टोप्लाज्म में वो प्लाज्मा सोल में कन्वर्ट होने लग जाएगा और प्लाज्मा सोल कन्वर्ट होके किस में एंटर कर जाएगा, एंडोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये एंडोप्लाज्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्या बन गया, यहाँ पे प्लाज्मा सोल बन गया। अब ये प्लाज्मा सोल जो है वो एंडोप्लाज्म के थ्रू होता हुआ आगे तक पहुँचेगा एट द एंड ऑफ द स्यूडोपोडियम। तो स्यूडोपोडियम के एंड तक पहुँचने के बाद ये जो एंडोप्लाज्म आपका यहाँ पे बना था, ये जो प्लाज्मा सोल आपका बना था, अब ये प्लाज्मा सोल यहाँ पे क्या करेगा, अब ये यहाँ पे बाहर निकल के कन्वर्ट होने लग जाएगा किसमें, ये वापस कन्वर्ट होने लग जाएगा प्लाज्मा जेल में। सो एट द एंटीरियर एंड ऑफ द प्लाज्मोडियम द प्लाज्मा सोल इज कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मा जेल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लाज्मा सोल इज चेंजिंग इनटू प्लाज्मा जेल। ठीक है, और फिर ये प्लाज्मा जेल वापस से फिर ये ऐसे तैरता हुआ, मतलब ऐसे घूमता घूमता फिर वापस से पोस्टीरियर एंड पे आ जाएगा और फिर पोस्टीरियर एंड पे फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा और फिर कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद फिर ये प्लाज्मा जेल जो है फिर ये प्लाज्मा सोल में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर प्लाज्मा सोल एंडोप्लाज्म के थ्रू मूव करता हुआ एंटीरियर एंड तक जाएगा। फिर यहाँ पर जब ये आ जाएगा तो मूवमेंट हो जाएगी और मूवमेंट होने के बाद फिर से वापस ये प्लाज्मा जेल में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लाज्मा जेल में कन्वर्ट होकर फिर वापस ऐसे आ जाएगा। तो इसी तरह से ये आपका चलता रहेगा। सो दिस इज द अमीबॉइड मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ सोल जेल थियरी। तो मास्ट एंड पेंटिन ने यही एक्सप्लेन करा था। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो जो मैंने आपको बोला वही 2-3 लाइन इंग्लिश में लिख लेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलो तो लिखो, दिस थियरी स्टेट्स that upon active contraction, है ना, एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था ऑफ द एक्टोप्लाज्मिक ट्यूब, जो मैंने इमेजिनरी ट्यूब बनाई थी ना जिसमें दोनों का रोल था, उसमें भरा हुआ क्या था, बेसिकली प्लाज्मा जेल था। ठीक है, और ये कहाँ पे हो रहा था, एट दी पोस्टीरियर एंड, तो पोस्टीरियर एंड पे। तो जब ये हुआ तो इसकी वजह से क्या हुआ, इट लीड्स टू दी एंडोप्लाज्म, और एंडोप्लाज्म में भी असल में क्या है, प्लाज्मा सोल, टू फ्लो फॉरवर्ड इन द एक्सपेंडिंग स्यूडोपोडियम। जो स्यूडोपोडियम बना था ना, स्यूडोपोडियम। ठीक है, और बस इसी फिर ये कंटिन्यूस सोलेशन होता रहता है, पोस्टीरियर एंड पे सोलेशन होता रहता है और एंटीरियर एंड पे जिलेशन होता रहता है। मतलब पीछे सोल बनता है प्लाज्मा जेल से प्लाज्मा सोल, और एंटीरियर में आपका प्लाज्मा सोल से प्लाज्मा जेल बनता है। सो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स continuous solation at the posterior end and gelation at the anterior end। ठीक है भाई, तो ये हमारी हो गई अमीबॉइड मूवमेंट, जो आपकी सोल जेल थियरी से हमने एक्सप्लेन करी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। देन सेकंड आप आगे बढ़ते हैं, सेकंड लेते हैं फ्लैजिलर मूवमेंट। तो सेकंड है हमारा फ्लैजिलर मूवमेंट। देखो फ्लैजिलर मूवमेंट में हो क्या रहा है, इसके लिए जो थियोरी हमारे पास उसको बोलते हैं स्लाइडिंग ट्यूब्यूल थियोरी। ठीक है, ये थियोरी क्या कहती है, ये थियोरी कहती है कि देखो जैसे हमने पढ़ा था ना कि जो डबलेट्स होते हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट होता है, जैसे मान लो 2 डबलेट मैं ले लेता हूँ। ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा, और ये दोनों कैसे बाउंड है, इन दोनों के बीच में आपका डायनिन है ना, जो मैंने आपको बताया था डायनिन से बाउंड है। तो डायनिन से बाउंड है, तो अब होगा क्या कि ये जब दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे पड़े होते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पर एनर्जी दी जाती है, इसको हम जब एटीपी देते हैं, जब इसको एनर्जी मिलती है तो ये एक दूसरे को ऐसे बाउंड करके रखते हैं वैसे तो ये, लेकिन जैसे ही आप इनको एनर्जी दोगे ना तो ये अपनी ग्रिप हल्की सी ढीली करती है, और ढीली करने के बाद ये इनमें से कोई एक जो होगा, मान लो या तो इसकी ग्रिप टाइट रहेगी या तो इसकी ग्रिप टाइट रहेगी, तो किसी एक की ग्रिप जो है वो लूज़ होगी, और जिसकी ग्रिप लूज़ होगी वो दूसरे वाले को मूव करने देगा। तो मान लो जैसे अभी ये था, तो जैसे ही आपने इसको एनर्जी दी
तो मान लो इसने अपनी ग्रिप टाइट पकड़ी हुई थी और इसको मूव करने का मौका दे दिया, तो ये जो मूव करके मान लो ऊपर की डायरेक्शन में आ गया, ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। तो अब ये जो ब्रिजिंग ऐसे सीधी सीधी हुई थी ना, अब ये क्रॉस ब्रिज हो गया, क्योंकि अब ये ऊपर पहुंचेगा तो ये क्रॉसिंग हो जाएगी ना, थोड़ा सा ये मूव कर गया, बेंडिंग हो गई इसमें। तो जब ये इस तरह से क्रॉस ब्रिजिंग हो जाएगी तो फिर इस वजह से क्या होगा, फ्लैजिला ये वाला पार्ट जो है वो हल्का सा ऐसे हो जाएगा और ये वाला ऐसे हो जाएगा, तो इसी वजह से फ्लैजिला जो है वो बेंड कर जाएगा। तो बेंडिंग जो है ये आपका स्लाइडिंग ट्यूब्यूल थ्योरी एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने आपको बेसिक्स बता दिए कि कैसे कैसे हो रहा है। तो जो मैंने आपको बोला है वही आपको लिखना है, ठीक है। तो फटाफट लिखो कि अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग ट्यूब्यूल थियरी ऑफ फ्लैजिलर मूवमेंट, लिख लो अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग ट्यूब्यूल थियरी ऑफ फ्लैजिलर मूवमेंट, ठीक है। एडजेसेंट डबलेट स्लाइड पास्ट एडजेसेंट microtubule doublet microtubule doublet slide past each other, है ना, एक दूसरे से स्लाइडिंग हो रही है ना, और इसकी वजह से क्या हो रही है, दे कॉजिंग द फ्लैजिलम टू बेंड, दे कॉजेज फ्लैजिला टू बेंड, ठीक है। तो इसकी वजह से फ्लैजिला जो है, फ्लैजिलम लिख लो, अभी हम एक की बात कर रहे हैं ना, तो फ्लैजिलम जो है वो बेंड कर दिया, और जब ये बेंड कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, क्रॉस ब्रिजेस बन जाएंगे, और क्रॉस ब्रिजेस होंगे वो कैसे बनेंगे, एनर्जी की यूटिलाइजेशन से बनेंगे। तो ये पॉइंट भी लिख लो कि आफ्टर दैट क्रॉस ब्रिजेस आर फॉर्म्ड एंड एनर्जी यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ एनर्जी यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोसेस इज सप्लाइड बाय एटीपी, है ना। तो जो एनर्जी इसको मिल रही है वो एटीपी की फॉर्म में आ रही है, और जो भी ये मूवमेंट हो रहा होगा पानी में ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए पानी तो चाहिए, क्योंकि फ्लैजिला मूव कहाँ पे करेगा, हवा में तो करेगा नहीं। तो द फ्लैजिला नीड्स लिक्विड मीडियम फॉर द मूवमेंट ऑफ और लोकोमोशन, ठीक है। तो जिसके लिए सो द फ्लैजिला नीड्स लिक्विड मीडियम फॉर मूवमेंट ऑफ मूवमेंट MOVEMENT मूवमेंट और लोकोमोशन। तो लोकोमोशन या मूवमेंट के लिए इसको क्या चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बेसिक सी स्लाइडिंग ट्यूब्यूल थियरी बता दी कि थियरी क्या कह रही है। अब इसमें जो फ्लैजिला का जो मूवमेंट है वो उसके लिए बहुत सारी थियरीज हैं कि कैसे कैसे मूवमेंट हो रहा है। तो हम थियरीज तो पढ़ेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, बट मैं आपको मूवमेंट बता देता हूँ, है ना। 3 तरह के जो फ्लैजिलर मूवमेंट होते हैं वो हम देखते हैं। तो मैंने लिख दिया 3 टाइप्स ऑफ फ्लैजिलर मूवमेंट। एक तो होता है आपका पेडल स्ट्रोक, अभी बताऊंगा कैसे होगा। और दूसरा होता है आपका एंड्यूलेटरी मोशन। तीसरा होता है आपका सिंपल कॉनिकल गायरेशन, देखो पेडल स्ट्रोक, पेडल पता है ना आपको, चप्पू, जो ओर लाइक मूवमेंट मैंने आपको बोला था ना, उसमें जब हम वहाँ पे पढ़ रहे थे टाइप्स में, तो ओर लाइक मूवमेंट जो था चप्पू, तो पेडल उसको उसी को बोलते हैं। तो ये होता क्या है, इसमें ना 2 तरह के स्ट्रोक होते हैं। पेडल स्ट्रोक में 2 तरह के स्ट्रोक होते हैं, एक को बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक और एक को बोलते हैं रिकवरी स्ट्रोक, ठीक है। इसमें 2 तरह के स्ट्रोक होते हैं, इफेक्टिव और रिकवरी, ठीक है। तो होगा क्या कि जो इफेक्टिव स्ट्रोक होगा उसमें क्या होगा, जैसे मान लो ये फ्लैजिला है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे था ओरिजिनली ऐसे था, ठीक है, ये आपका फ्लैजिला है। अब इसको मान लो मूवमेंट करना है, ठीक है, इसको मूवमेंट करना है, इसको ऊपर जाना है। तो इसको ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना फ्लैजिला को पैडल की तरह, जैसे पैडल में क्या होता है, चप्पू में आपने देखा पानी जब आप चप्पू चलाते हो तो पानी को पीछे फेंकते हो और आपकी बोट आगे जाती है। तो वैसे ये क्या करेगा, अपने फ्लैजिला को पीछे फेंकेगा। तो ये समझ लो चप्पू है और ये चप्पू को पीछे फेंक रहा है, तब ये आगे जाएगा। तो इसका तो ये क्या करेगा धीरे धीरे, तो जैसे मान लो अभी यहाँ पे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। तो मान लो ये आपकी फर्स्ट पोजीशन थी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो ऐसे ऐसे करते करते ये चप्पू को नीचे लाया। तो ऐसे करेगा तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या जाएगी, ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी,
भाई चप्पू को हमने पीछे चलाया तो हम आगे गए, है ना, सिंपल सी बात है। तो ये ऐसे पूरा नीचे की तरफ आ रहा है और ये चप्पू पीछे जा रहा है, तो नीचे की तरफ जो आ रहा है इसकी वजह से पानी किधर जाएगा, तो वाटर की डायरेक्शन क्या होगी, तो वाटर की डायरेक्शन जो है वो आपकी नीचे की तरफ, पीछे की तरफ हो जाएगी ना, तो पानी पीछे जाएगा और ये जो ऑर्गेनिज्म है वो आगे की तरफ मूव करेगा। सो दिस इज इफेक्टिव स्ट्रोक। तो इफेक्टिवली इसने मूव कर लिया। जब ये इफेक्टिव स्ट्रोक शो करता है तो उस टाइम पर जो इसका फ्लैजिला होता है वो थोड़ा रिजिड होता है, समझ रहे हो, रिजिड होता है। क्यों रिजिड होगा भाई, अगर रिजिड होगा तो जो वाटर को जो रेजिस्टेंस है ना वो ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, तो वाटर को रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोवाइड करेगा तो मतलब जितना रिजिड होगा उतना पानी ज़्यादा पीछे फेंकेगा, है ना। तो रिजिड के होने के टाइम पर जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला इज रिजिड, सॉरी रिजिड, तो फ्लैजिला आपका रिजिड है। और अगर फ्लैजिला रिजिड है तो इसकी वजह से ये वाटर के अगेंस्ट बेंडिंग अच्छे से कर पाएगा एंड शोज इफेक्टिव बेंडिंग। ठीक है, बढ़िया से बेंडिंग शो कर पाएगा क्योंकि ये रिजिड है। अगर ये सॉफ्ट होगा तो फिर सॉफ्ट होगा तो वाटर रेजिस्टेंस इसको मिलेगा नहीं, तो बेंडिंग ज़्यादा होगी नहीं, जो कि ये काम करेगा रिकवरी वाले में। तो रिकवरी में क्या होगा, अब मान लो ये ऑर्गेनिज्म था, इसका फ्लैजिला था, तो ओरिजिनल पोजीशन तो यही थी इसकी। अब लेकिन ये कहाँ पर आ गया, ये आ गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे छोड़ा। अब इसको वापस यहीं पे जाना है ताकि फिर से चप्पू चलाए, फिर से आगे पहुँच जाए, है ना। तो अब ये इसको वापस लेकर जाएगा, तो जब ये इसको वापस ले जा रहा होता है तब इसका जो फ्लैजिला होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि जब वो सॉफ्ट हो जाएगा तो वो वाटर को रेजिस्टेंस नहीं दे पाएगा, और वाटर को रेजिस्टेंस नहीं दे पाएगा तो इसका मतलब वाटर के मूवमेंट का फ्लैजिला के मूवमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वरना तो फिर अगर ये भी इस टाइम पे भी रिजिड होगा जब ऊपर जाते हुए, तो फिर ये इसको पीछे खींच देगा। तो ऐसे मतलब ये आगे ले जा रहा है, ये पीछे ला रहा है, तो फिर ये तो यहीं झूलता रहेगा, ऐसे ऑसिलेशन करता रहेगा, तो ऐसे नहीं होगा ना। तो इस टाइम पे सॉफ्ट हो जाता, तो जब ये सॉफ्ट हो जाता तो धीरे धीरे अपने फ्लैजिला को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, तो मान लो 7 8 9 9 10 11 12, है ना। तो ऐसे ये मूव करते करते अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। तो जब ये ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है तब इसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रिकवरी स्ट्रोक या रिलैक्स्ड रिकवरी स्ट्रोक। सो दिस इज रिकवरी स्ट्रोक। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, आ गया ना। अगर नहीं आया तो दोबारा से देख लो कि चप्पू चलाना है, चप्पू चला के पानी पीछे लाना, तो धीरे धीरे फ्लैजिला को पीछे चलाएगा और खुद आगे मूव कर जाएगा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और जब पीछे आ जाएगा तो फ्लैजिला यहाँ आगे गया, वापस से फ्लैजिला इनिशियल में लेके आना क्योंकि फिर से चप्पू चलाना है। तो जब यहाँ पर लेकर आएगा तो यहाँ पर जो फ्लैजिला है, फ्लैजिलम इज सॉफ्ट एंड लेस रेजिस्टेंट टू वाटर, है ना। वाटर को रेजिस्टेंस देगा नहीं तो वाटर का मूवमेंट, इसके मूवमेंट से वाटर पे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा और इसकी बॉडी पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो इन दोनों को मिला के हम रिकवरी स्ट्रोक और ये आपका इफेक्टिव स्ट्रोक, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं पेडल स्ट्रोक। आई होप समझ में आ गया। तो अब ये 2 लाइन पेडल स्ट्रोक में लिख के फिर मैं आपको एंडुलेटरी मोशन बताता हूँ, ठीक है। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो लिख लो वहाँ पे 2 लाइन जो मैंने आपको बोली कि इट इज़ कॉमन मूवमेंट, इट इज़ common movement ठीक है, in which animal moves forward, ठीक है, फॉरवर्ड मूव करता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें 2 तरह के मोशन होते हैं वो भी लिख लो। इट कंसिस्ट ऑफ एन इफेक्टिव स्ट्रोक, इफेक्टिव डाउन स्ट्रोक लिख लो क्योंकि नीचे लगा रहा है ना, इफेक्टिव डाउन स्ट्रोक एंड इफेक्टिव डाउन स्ट्रोक विद फ्लैजिलम हेल्ड आउट रिजिडली, है ना भाई, रिजिडली होगा तभी तो। एंड अ रिलैक्स्ड रिकवरी स्ट्रोक, और रिकवरी स्ट्रोक के टाइम पे ये फ्लैजिलम क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। सो दैट वाज दी पेडल स्ट्रोक। अब दूसरा तो मैंने आपको बताया था, दैट इज एंडुलेटरी मोशन। तो देखो नाम में एंडुलेटरी का मतलब होता है वेव लाइक मोशन, ऐसे वेवी मोशन जो होता है ना उसको बोलते हैं एंडुलेटरी मोशन। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है ना, इसमें देखो पैडल वाले में तो फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है, लेकिन एंडुलेटरी मोशन में दोनों तरह का मोशन आपको देखने को मिलेगा। दिस इज वेव लाइक मोशन। तो पहले इसको समझो, फिर उसके बाद इसमें हम लिखेंगे कि क्या है। देखो जो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये इसका, तो अगर मान लो इसको किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है तो वो क्या करेगा, अगर इसको फॉरवर्ड मूव करना है
या मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, वर्टिकली देखो इसको, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है। तो अगर इस ऑर्गेनिज्म को आगे बढ़ना मतलब फॉरवर्ड मूव करना है, तो फॉरवर्ड मूव करने के लिए इसको यहाँ पे कोई पुलिंग फोर्स होगी जिसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। मान लो कोई स्टिमुलस मिला यहाँ पे, मान लो इसको यहाँ पे दिख गया, खाना दिख गया, तो जब ये स्टिमुलस इसको यहाँ पे मिलेगा तो ये क्या करेगा, ये देखो, तो जब स्टिमुलस मिलता है तो क्या होता है कि ये जो फ्लैजिलम होता है ना, ये यहाँ से वेवी मोशन भेजता है टिप से, अपनी टिप है ना ये, तो टिप से बेस तक भेजता है। तो जब टिप से बेस तक ऐसे वेव हो रही है, मतलब वेव यहाँ से शुरू हुई, ऐसे होते हुए होते 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 हुए बेस तक गई, ये टिप है, ये टिप है फ्लैजिला की, और ये बेस है। तो जब टिप से बेस की तरफ मूव होता है जो वेव है, उसका मोशन जब टिप से बेस की तरफ जब मोशन होता है इस फ्लैजिलम का, तो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो आगे बढ़ता है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जब इधर से पुलिंग फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्या है, पुलिंग फोर्स है, तो जब ऑर्गेनिज्म को खाना दिख रहा है तो वहाँ से टिप से वेव चलती जाएंगी बेस तक, और बेस तक जब जैसी पहुँचेंगी तो फिर ये आगे मूव कर जाएगा। सो दैट इज टिप टू बेस लीड्स टू दी फॉरवर्ड मोशन। फिर वैसी अगर मान लो कि इसको यहाँ से कोई पुशिंग फोर्स, मान लो यहाँ पे कोई इसको लग रहा है कि कोई डेंजरस चीज़ आ गई है, तो जब डेंजरस चीज़ आ जाती है तो इसमें क्या होता है, सॉरी, इसमें क्या होता है, उल्टा हो जाएगा। तो अब जब डेंजरस चीज़ आएगी तो अब ये यहाँ से ऐसे भेजेगा, ठीक है। तो ये ऐसे जब सिग्नल्स इसके भेजे, मतलब जब बेस टू टिप जाएगा, अब ये जो वेव की मोशन है वो बेस टू टिप होगा, बेस टू टिप, बेस से टिप होगा। तो जब बेस से टिप होगा तो मोशन किस तरह का होगा आपका, तो ये बैकवर्ड मोशन शो करेगा। तो यहाँ पर मोशन इसका बैकवर्ड हो जाएगा। और जब टिप से बेस हो रहा था, टिप से बेस हो रहा था, तो मोशन कौन सा हो रहा था, फॉरवर्ड हो रहा था, ठीक है। तो बस यही है इसमें। तो दिस इज अंडुलेटरी मोशन। तो वेव किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में मूव कर रही है उस पर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका फॉरवर्ड मोशन शो करेगा कि बैकवर्ड मोशन शो करेगा, ठीक है। तो बस ये लिख लो, यहाँ पे लिखो वेव लाइक undulation in flagellum, wave like undulations in flagellum proceeds from tip to base, ठीक है, टिप टू बेस। ये क्या करेगा आपका, पुलिंग एनिमल फॉरवर्ड, ठीक है। और व्हेन एंडुलेशन passes फ्रॉम बेस टू टिप, तो उस टाइम पर क्या होगा, बैकवर्ड मूवमेंट होगा उस टाइम पे, ठीक है भाई। तो ये आपका हो गया अंडुलेटरी मोशन। समझ में आ गया होगा, सिंपल है। अच्छे से अगर समझोगे नहीं आया तो दोबारा चला के देख लो, बैक कर लो, ओके। देन थर्ड वन इज, उसको बोलते हैं सिंपल कॉनिकल गायरेशन, सिंपल कॉनिकल गायरेशन, ठीक है। इसमें साइंटिस्ट था, उसका नाम, साइंटिस्ट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, किसी भी थियरी की ज़रूरत नहीं है, बस समझना है कि मोशन कैसे हो रहा है, यही आपको लिख के आना है। तो इसमें क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है ना वो अपने फ्लैजिला को ऐसे स्पाइरल फॉर्म में वो करता है, ऐसे जैसे स्क्रू होता है ना, तो स्क्रू की फॉर्म में अपने फ्लैजिला को ऐसे करेगा। और इसकी वजह से क्या होगा, जब ये इसको इस फॉर्म में करता है तो इसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, इससे अटैच जो ऑर्गेनिज्म होगा वो इसकी स्पाइरल होने की वजह से आगे की तरफ मूव करने लग जाता है, समझ लो। और इसमें स्पाइरल रोटेशन होते हुए आगे जाता है। तो गायरेशन, स्पाइरल रोटेशन, ये सब जो चीज़ होती है ना, मतलब सर्कुलर मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ जाता है, तो दैट इज सिंपल गायरेशन मोशन। तो यही लिख लो, इट इज़ अ स्पाइरल टर्निंग ऑफ फ्लैजिलम, ठीक है, फ्लैजिलम लाइक अ स्क्रू की तरह, ठीक है। और एक लाइन और लिख लो, दिस exerts प्रोपेलिंग, मतलब जब ये स्क्रू बन जाता है, दिस exerts प्रोपेलिंग एक्शन पुलिंग द एनिमल फॉरवर्ड थ्रू वाटर with a spiral rotation and gyration on its own, अपने आप करने लगता, घूम घूम के आगे बढ़ जाता है,
ठीक है। तो दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ फ्लैजिलर मूवमेंट। तो मैंने आपको बता दिया फ्लैजिलर मूवमेंट में फ्लैजिला कैसे बेंड हो रहा है, उसके लिए मैंने आपको थ्योरी भी बता दी, स्लाइडिंग टिबियल थ्योरी 2 पॉइंट में वो भी लिख लिया। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इतने पॉइंट्स लिख दोगे ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता बेस्ट मार्क्स अटेंड करने से, ठीक है। तो दैट इज़ फ्लैजिलर। उसके बाद आपका सिलियरी मूवमेंट बताता हूँ। तो सिलियरी भी कुछ ऐसी होता है, उसमें भी आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक रिटर्न स्ट्रोक का कंसेप्ट है। तो मैं सिलियरी और बता देता हूँ आपको। तो थर्ड वन इज सिलियरी मूवमेंट, ठीक है। तो सिलियरी मूवमेंट में क्या होगा, देखो जो सिलिया होता है ना उसमें कुछ फाइबर्स होते हैं जिनको पेरिफेरल फाइबर्स होते हैं, उनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो सिलिया का मूवमेंट होता है। तो देखो होता कैसे, इसमें भी 2 तरह के स्ट्रोक होते हैं, एक को हम बोलते हैं फॉरवर्ड स्ट्रोक और एक को बोलते हैं रिटर्न स्ट्रोक। तो जो सिलिया होता है, देखो जैसे मान लो ऑर्गेनिज्म को किधर मूव करना है, तो ये मान लो ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये मान लो मैं स्ट्रोक बता रहा हूँ पहले कैसे लगेगा। तो मान लो रेस्टिंग पोजीशन पे बैठा हुआ भी ये, ठीक है, ये अभी 1 है। तो जब इसको मान लो अगर आगे मूव करना है तो फिर ये इसको पीछे फेंकेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे। तो जब ये ऐसे इसको भेजेगा इस डायरेक्शन में तो इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड स्ट्रोक, है ना। और फिर इसको वापस ये रिटर्न भी लेकर आएगा। तो जब रिटर्न, तो यहाँ पे इसने छोड़ा था तो इसको 7 मान लेते हैं, फिर ऐसे रिटर्न होगा 8 9 10 11 12, है ना। तो वापस से आपका रेस्टिंग स्टेज पे आएगा, तो इसको बोलते हैं रिटर्न स्ट्रोक। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो सिलिया होता है ना उसमें ये कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं। जैसे ये पैरामीशियम को अगर आपने देखा होगा तो इसकी पूरी बॉडी पे ना सिलिया 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 ऐसे पूरी बॉडी पे है इसके। तो अब होगा क्या कि इनमें ना 2 तरह का कोऑर्डिनेशन होता है। तो सिलिया में मैं यहाँ लिखता हूँ, सिलिया शोज 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ, या ऐसे लिख लो 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड रिदम, कोऑर्डिनेटेड रिदम। तो ये 2 कोऑर्डिनेटेड रिदम ये इंपॉर्टेंट है समझना। एक बोलते हैं सिंक्रोनस, सिंक्रोनस नाम से समझ में आ रहा है, सिंक एक दूसरे के सिंक में, और दूसरी होती है मेटाक्रोनस, मेटाक्रोनस। तो जो सिंक्रोनस वाली होती है इसमें होता क्या है कि जो सिलिया होते हैं, जितने भी सिलिया होते हैं वो एक साथ, जैसे वो एक साथ अपना बीट करते हैं, वो भी ट्रांसफर डायरेक्शन में। ट्रांसफर मतलब ऐसे वेवी मोशन में। तो जैसे मान लो यहाँ पे कुछ स्टिमुलस मिला तो ये मूव करेगा, तो इसके बाद जितने भी जिस बॉडी पे पूरी ऑर्गेनिज्म के सिलिया हैं वो एक ट्रांसवर्स वेव में मूव करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख लो सिलिया बीट्स साइमल्टेनियसली इन अ ट्रांसवर्स रो। और मेटाक्रोनस में क्या होता है, यहाँ पे जो सिलियरी बीटिंग होती है आपकी वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। जैसे मान लो ये है, तो जैसे ये सिलिया पड़े हुए हैं तो ये क्या करेंगे, मान लो इसमें बीटिंग हुई, ठीक है, इससे स्टिमुलस मिला तो ये फिर इसको ये इसको ये इसको, तो ये ऐसे 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 जो लॉन्गिट्यूडनल होता है ना, आपने वेव्स पढ़ी होंगी लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो वो ऐसे ऐसे जाती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे करती हैं। तो ये भी ऐसे 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 करते करते पूरी पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे कर देगा, तो उसको हम बोलते हैं मेटाक्रोनस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो सिलिया बीट्स one after another in a longitudinal row, ठीक है। और ये आपकी एंटीरियर से पोस्टीरियर, मान लो ये एंटीरियर डायरेक्शन थी तो यहाँ पे इसको मिला स्टिमुलस, और ये आपके ऐसे बीट करते करते पीछे तक पहुँच जाएंगे। सो these waves passes from anterior to posterior direction, ठीक है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड, ठीक है, एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड। तो ये हो गया आपका। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास सिलिया होता है वो सिर्फ आपका इस कोऑर्डिनेटेड रिदम पे ही काम नहीं करता है। जो कोऑर्डिनेटेड रिदम है ये आपकी बेसिकली ये तो सिलियरी बीट्स के बेस पे ना, कि किस तरह से बीटिंग हो रही है ना, सिलियरी बीटिंग किस तरह से हो रही है, कि मतलब सिंक्रोनस हो रही है कि मेटाक्रोनस हो रही है। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जिनके पास सिलिया होता है वो स्विमिंग मूवमेंट भी शो करते हैं। मैं भी आप इसको पूरा इंग्लिश में 2-3 लाइन में लिखवाऊंगा अभी। स्विमिंग भी शो करते हैं। स्विमिंग कैसे, जैसे देखो मान लो आपने देखा होगा पैरामीशियम को,
तो पैरामीशियम इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। तो पैरामीशियम में होता क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है पैरामीशियम, वो कभी भी ऐसे यहाँ से शुरू करके यहाँ तक नहीं जा सकता, सीधा सीधा मूव नहीं करता वो, मतलब एक ही डायरेक्शन में नहीं मूव करता है। उसमें ना रोटेशन होती है, मतलब वो गोल गोल घूमता घूमता ऐसे घूमता घूमता जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा होके जाता है। तो मान लो ऑर्गेनिज्म यहाँ से यहाँ पहुँचना चाह रहा है, तो वो डायरेक्ट ऐसे नहीं जाएगा, वो पहले क्या करेगा, थोड़ा सा उसके सिलिया जो है वो उसको ऐसे लेके जाएंगे, फिर ऐसे लेके जाएंगे, है ना, फिर वो ऐसे जाएगा और फिर अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। तो इस तरह से तो वो रोटेट भी हो रहा है और वो स्विम भी हो रहा है। तो दोनों तरह की वो चाहिए, और इसको मूव करने के लिए तो एनर्जी चाहिए 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 ना। ठीक है। तो ये अब इसको हम समराइज़ करते हैं कि हमने बोला क्या। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो, सिलियरी मूवमेंट में दे मूव बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पेरिफेरल फाइबर्स लोकेटेड विद इन दैम। उनके अंदर जो पेरिफेरल फाइबर्स होते हैं उन्हीं की हेल्प से वो मूव करते हैं। तो मैं लिखता हूँ, शुरू में लिखना है सिलियरी मूवमेंट, जहाँ पे हमने शुरू करा था ना वहाँ से लिखना है, दे मूव बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पेरिफेरल फाइबर्स लोकेटेड विद इन देम। ओके। और दूसरा लिख लो कि सक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ cilia produces metachronal and synchronal waves, है ना, ये which gives forward movement to organism। ठीक है। एंड इट रिक्वायर्स ATP एंड वाटर फॉर मूवमेंट। ठीक है। एंड फिर लास्ट में लिख लो कि 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट सीन इन सिलियर्स, दैट इज सिलियरी बीट्स एंड स्विमिंग। 2 टाइप्स दिख रहा, एक सेकेंड। 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट सीन इन सिलियर्स। ठीक है। तो ऐसे लिख लो, एक यहाँ पे लिख लो सिलियरी बीट्स और यहाँ पे लिख लो स्विमिंग। तो 2 तरह के, तो मैंने आपको दोनों बता दिए। तो सिलियरी बीटिंग में जो ये आपका सिलिया वो फॉरवर्ड स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक दोनों शो करता है, और कैसे कैसे करता है वो मैंने आपको बता दिया, है ना। एक और छोटे से उससे बताता हूँ कि मान लो ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म जो था उसका सिलिया ऐसे ऐसे था, ठीक है, रेस्टिंग स्टेज में है, ये ओरिजिनल पोजीशन है इसकी। ठीक है। अब जब इफेक्टिव स्ट्रोक उसने मारा तो ये जो सिलिया थे वो हल्के से बेंड कर गए, है ना। तो ये इफेक्टिव स्ट्रोक जब हुआ, इफेक्टिव स्ट्रोक में जब वो पीछे मार रहा था, ठीक है, तो अब इस टाइम पर जब इफेक्टिव स्ट्रोक होगा, अब इनको वापस रिकवरी पे भी तो लाना, जैसे हमने पीछे पढ़ा था किसमें, फ्लैजिला में हमने इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक पढ़ा था ना। तो वैसे ही तो यहाँ पर ये ऐसे हुए, अब उसको इनको ओरिजिनल पोजीशन पे लाना, तो ओरिजिनली फिर ये ऐसे हो जाएंगे। तो ये ओरिजिनल था, यहाँ पर आपका क्या हुआ, दिस इज इफेक्टिव स्ट्रोक, है ना, या इसको हम फॉरवर्ड स्ट्रोक बोलते हैं। और ये आपका क्या हो गया, रिटर्न स्ट्रोक या रिकवरी स्ट्रोक। ठीक है। ये आपका वही जो पीछे हमने पढ़ा, इफेक्टिव या वो ओरिजिनल, सॉरी इफेक्टिव या मैंने अभी क्या बताया था, फॉरवर्ड। ओके। तो इस तरह से सिलियरी मूवमेंट भी आपका ख़त्म हो गया। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप कुछ स्पेसिफिक वीडियो और चाहते हैं मेरे से, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आपकी जो भी डिमांड है वो पूरी करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके छोटे से एफर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे से आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू, बाय।